The Stationery Shop of Tehran, Chapter 15 माथे पर भाग्य। जारी हाथ में लिफाफा लिए दाखिल हुई। उसने कहा, यह आज डाक से आया है। रोया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने लिफाफा झट से लिया। ये तो उसकी लिखावट थी। क्या उसे आखिरकार पता चल जाएगा कि वह चौक पर क्यों नहीं आया? क्या वह ठीक है? वह इतने समय से कहाँ था? वह बहुत दिनों से दुखी थी। उसकी बस यही इच्छा थी कि उससे उसे कोई खबर मिले। बस इतना पता चल जाए कि वह सुरक्षित है। उसने पूरी ताकत से लिफाफा फाड़ लिया और उसकी लिखावट को फिर से देखकर खुशी से झूम उठी। रोया खानू, मुझे आशा है। उसने पतले पतले कागज का वो कागज निकाला जिसे वह बहुत अच्छी तरह जानती थी और जान बचाने के लिए पढ़ने लगी। रोया खानू, मुझे आशा है कि आप और आपका परिवार सभी स्वस्थ और कुशल मंगल होंगे। मैंने आपको जो चिंता और दुख पहुंचाया है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मुझे पता है कि हमने शादी और अन्य बातों पर चर्चा की थी, लेकिन कृपया यह जान ले कि मेरी प्राथमिकता इस राष्ट्र की सहायता करना है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार संभव प्रयास करूंगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसा होता है। और अगर मैंने प्यार भरे शब्दों से आपको धोखा दिया तो मैं माफी चाहता हूँ। अगर मैंने आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि हमारा भविष्य एक साथ हो सकता है तो मैं गलत था। अब मुझे समझ आ गया है, हमारा प्यार इसलिए था क्योंकि हमें एक अच्छे भविष्य की उम्मीद थी, लेकिन हम भोले थे। मैं भोला था। मैं तैयार नहीं हूँ। हमने जल्दबाजी की। हम बहुत उतावले थे। मुझे समय चाहिए। मुझे एकांत चाहिए। कृपया मुझसे संपर्क ना करें। ऐसा करना वास्तव में खतरनाक है। आप मुझे खतरे में डाल देंगी। मुझे अपना काम गुप्त रूप से करना होगा। मुझे राष्ट्रीय मोर्चों में मदद करनी है। इस गर्मी में मैं किशोरावस्था के प्यार में बह गया। अब मेरे लिए और भी बड़ी चिंताएं हैं। आपको इस बात पर भरोसा रखना होगा। आप एक समझदार, खूबसूरत युवती हैं, जिसके दरवाजे पर कई पुरुष दस्तक देंगे। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। मैं आपके सुख और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। साभार बहमन। उसकी उंगलियां कांप रही थी। पत्र बहमन की लिखावट में था या उसी कागज पर था जिस पर उसने सारे पिछले पत्र लिखे थे, लेकिन शब्द बेमानी थे। बहमन ऐसा कभी नहीं लिख सकता था। रोया ने चिट्ठी नीचे रख दी। ये कैसा चार्ट है? ये तो बिल्कुल बेतुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये तुम्हें कहाँ से मिला जारी? मैंने तुमसे कहा था यह डाक से आया है, लेकिन उन्होंने मुझे कभी चिट्ठियां डाक से नहीं भेजी। वे सभी मुझे स्टेशनरी की दुकान के माध्यम से मिली। जारी ने अपनी बाहें मोड़ी और उसे घूरने लगी। और अब वह उन्हें कैसे पहुंचाएगी? लेकिन ये पत्र मेरी समझ से बिल्कुल परे है। आज पहुंचने के लिए इसे कुछ दिन पहले ही भेजा गया होगा। तख्ता पलट से पहले, दुकान के नष्ट होने से पहले। क्या उसके किसी पत्र का कोई अर्थ समझ आया, बहन? अब जब इसके बारे में मैं सोचती हूँ, आपने उन्हें पढ़ा? जारी का चेहरा लाल हो गया। बिल्कुल नहीं, उसने बहुत ऊंची आवाज में जवाब दिया। तो बताओ बहन, उसे अपने बचाव में क्या कहना है? रोया ने बस अपना सिर हिलाया। वह कभी नहीं बताता कि वह चौक पर क्यों नहीं आया, एक बार भी नहीं। अच्छा, अगर यह पत्र आज हम तक पहुंचा है तो इसे ठीक अपनी बैठक के दिन से पहले ही भेजा गया होगा, है ना? तो फिर इसमें उस दिन का जिक्र कैसे हो सकता है? रोया जानती थी कि जारी सही कह रही है। हालांकि उसे इस बात से बुरा लग रहा था कि उस भयानक पत्र में यह नहीं बताया गया था कि जब उन्हें चौक पर मिलना था तब वह कहाँ था। रोया ने हार मान ली और अपनी बहन को बहमन का पत्र दिखाया। वह यह पक्का करना चाहती थी कि यह कोई मजाक या शरारत थी हो। जारी ने इसे जल्दी से पढ़ा। उसने गहरी सांस ली और बोली, एक सांप। मैंने तुमसे कहा था ना कि वह एक सांप है।
एक राजनीतिक गधा। वह कभी इस तरह की चीज नहीं लिखेगा। बहन, वह सियासी है। ये राजनेता पागल है। वह तुम्हें शुद्ध फारसी में बता रहा है कि वह क्या है। तुम इस पर विश्वास क्यों नहीं कर सकती? उस रात रोया करवटें बदलती रही। वह पत्र के जवाब में लिखा गया, ऐसा ही होना चाहिए था। जब आखिरकार उसे नींद आई तो उसने सपना देखा कि बहमन को कहीं बंदी बनाकर रखा गया है। पहरेदार उस पर दबाव डाल रहे हैं। उसके बाल पकड़कर उसे निरर्थक, असंवेदनशील शब्द लिखने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये तुम्हारे लिए है, रोया। जब रोया बैठक कक्ष में गई तो ममन ने चिंतित स्वर में फुसफुसाते हुए उसे टेलीफोन थमा दिया। बहमन की माँ। रोया इतनी हैरान थी कि वह भारी काले रिसीवर को अपने कान तक मुश्किल से उठा पाई। सलाम खानो मसलान। रोया। उन्हें उम्मीद थी कि फोन पर उनके दिल की धड़कन सुनाई न दे। आदत के चलते, आदर के कारण और अपने बड़ों के प्रति सम्मान के सामाजिक नियमों का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप कैसी हैं खानो मसलान? आपकी आवाज सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। श्रीमती असलान ने बिना सांस लिए जल्दी जल्दी बोलना शुरू किया। प्रिय, मैं एक बात कहना चाहती हूँ। यह मुश्किल है। बहमन वापस आ गया। अजीजम रास्ता। हम सब उत्तर की ओर थे। क्या वह ठीक है? रोया को चक्कर आ गया। बिल्कुल। खैर, इन सब बातों को छोड़िए। मैं आपको परेशान या गुमराह नहीं करना चाहती। सच तो यह है रोया जान कि बहमन पूरे समय बिल्कुल ठीक था। हमारा वहाँ एक किला है, जैसा कि लोगों का होता है। खैर, आपका तो नहीं है, लेकिन आप जानती हैं कि हमें अपना बीच हाउस कितना प्यारा है। वह हमारे साथ वहीं था और बस वापस आ गया। असल बात यह है रोया जान कि मैं आपको इसलिए फ़ोन कर रही हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह बात कैसे कहूँ कि 2 महीने में बहमन की शादी हो रही है। रोया को यकीन नहीं था कि वह श्रीमती असलान के पास सही तरीके से पहुंची या नहीं। मेरी प्यारी, मैं जानती हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना मुश्किल है। जाहिर है होगा ही। हे भगवान, मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं तुम्हारी माँ से बात कर सकूं। मुझे माफ कर दो। तुम्हारी बेचारी माँ, जो हमेशा दयालु रही हैं। तुम अच्छे लोग हो। इसे गलत मत समझना। तुम अच्छे लोग हो और तुम्हारे पिता एक नेक इंसान है और सरकारी नौकरी में उनका क्लर्क का काम इससे कोई लेना देना नहीं रखता। बहमन समझता है कि जो कुछ भी हुआ है, उसके बावजूद तुम्हारे पिता को साह के लिए काम करते रहना जरूरी है। माफ करें। खैर प्रिय, ये बातें मुश्किल हैं। गलत मत समझना। हम सब युवावस्था के प्रेम के उतार चढ़ाव से गुजरे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से कह सकती हूँ कि मैं इसके मोड़ और अस्थिरता को अच्छी तरह जानती हूँ। वह थोड़ी देर रुकी और फिर बोली, इसके नुकसान। इसलिए मैं माफी मांगती हूँ। बुरी खबर के लिए खेद है, लेकिन अब वह खुश है रोया जान, और तुम अभी जवान हो। जीवन बस यही है। हमारा भाग्य हमारे हाथ में नहीं है। हम इसे बदल नहीं सकते। ईश्वर की कृपा से तुम सफल होगी। रोया कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसका हाथ पसीने से तर था और उसे लग रहा था कि रिसीवर उसकी उंगलियों से फिसल जाएगा। अब मुझे जाना होगा। बहुत सारी योजनाएं बनानी है। मुझे यकीन है कि आप समझ सकती हैं कि आपको और आपके परिवार को शादी का नियंत्रण क्यों नहीं भेजा जा रहा है और अब खुश और स्वस्थ है। मेरी प्यारी, आप सब स्वस्थ रहें। भगवान आपकी रक्षा करे। फोन कॉल के काफी देर बाद तक रोया फर्श पर बैठी रही, दीवार को घूरती रही। उसकी माँ आई और उस पर प्यार जताने लगी और कुछ ऐसी बातें कहने लगी जो रोया को सुनाई नहीं दे रही थी। समय बीत गया होगा क्योंकि बाबा काम से लौट आए थे और उससे बातें कर रहे थे। रोया उनके मुंह को हिलते हुए देख सकती थी, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कह रहे हैं। आखिरकार जारी की तीखी आवाज ने उसके सन्नाटे को तोड़ा। उसने अपनी बहन को कहते सुना, मैंने तुमसे कहा था। और कुत्ते का बच्चा, झूठी पागल।
जारी रोया को बिस्तर पर घसीट कर ले गई और उसके सिर पर एक ठंडा गीला कपड़ा रख दिया। रोया को कभी कभी कमजोर आदमी और पागल माँ जैसे वाक्यांश सुनाई देते थे, लेकिन वह पूरी तरह से बेसुध थी। उसके आसपास सब कुछ हो रहा था, मानो कुछ हो ही नहीं रहा हो। उसे फोन पर श्रीमती असलान की आवाजें सुनाई देती रहीं, उनकी सीधी सादी बेबाक आवाज। अब वह इतने समय से किसी ग्रीष्मकालीन विला में थे। उन्हें बहमन की शादी के बारे में बता रहे थे, मानो वे खीरे के दाम पर चर्चा कर रही हूँ, या आने वाली बारिश पर, या बस किस्मत पर। उस रात जारी ने अपने बालों को अखबार के टुकड़े में नहीं सजाया। उसने फिर दोहराया कि वह उस झूठे कुत्ते बहमन असलान और उसकी अवसरवादी, पैसों की दीवानी और सन की माँ से कितनी नफरत करती है। और शर्म और टूटे हुए दिलों के साथ रोया ने बस इतना कहा, बहन तुम सही थी। थैंक यू।